हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी जैव प्रक्रम का पाचन तंत्र और आहार नाल से संबंधित मुख्य बातें और इंपोर्टेंट पॉइंट समझेंगे दोस्त। मनुष्य का पाचन तंत्र दोस्तों वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। जो हमारे मनुष्य के अंग हैं, जो भोजन पचाने में जो अंग सम्मिलित होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। आहार नाल और संबंधित पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर क्या इसका निर्माण करता है? पाचन तंत्र का निर्माण करता है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल की लंबाई दोस्तों 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर होती है। देखिए, आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है और फीट में 30 से 32 फीट होती है। 8 से आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो 8 से 10 मीटर। आहार नाल, देखिए, आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली रहती है। आहार नाल कहां से शुरू होती है? तो मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं? तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यह आहार नाल की भाग है। आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं? तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। भोजन की पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा आहार नाल की पहली भाग है जो पाचन मुख गुहा से शुरू होती है। भोजन की पाचन कहां से शुरू हो जाती है? तो मुख गुहा से शुरू हो जाती है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। एक ऊपरी निचली जवर, एक ऊपरी जवर होती है। जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। यह भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का अनुभव करता है। कौन? स्वाद कलियां बताता है कि भोजन मीठा है, खारा है, खट्टा है, कड़वा है। ये सभी का अनुभव कौन करता है? तो हमारे स्वाद कलियां बतलाता है जो जीभ के छोटे छोटे अंकुर होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। आपसे पूछे थी मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जिससे लगभग 1.5 लीटर लार ग्रंथियां प्रतिदिन स्रावित होती है। लार में मुख्य रूप से
मुख्य रूप से लाइसोजाइम, लार में मुख्य रूप से लाइसोजाइम, एमाइलेज, टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। लार में तीन एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, एमाइलेज, टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। मुख्य वाह में लार का कार्य क्या है? मुख्य वाह में लार का कार्य क्या है? तो यह मुख्य वाह को साफ रखती है। यह मुख्य वाह को क्या करता है? लार का कार्य क्या है? तो यह मुख्य वाह को साफ रखती है। भोजन को चिपचिपा और लसलसा कौन बनाता है? तो लार। कौन बनाता है? लार। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? तो लार। यह स्टार्च को शर्करा में भोजन, याद रखिएगा, भोजन के पाचन की क्रिया मुख्य वाह से शुरू हो जाता है। आपको पूछेगा मुख्य वाह में कौन सी क्रिया पचता है? तो स्टार्च को शर्करा में बदला जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। बात कहा जाए दांत। दांत में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दांत में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। मानव दांत दो परत होता है। मानव दांत के दो परत होता है। बाहरी परत इनामेल कहलाता है, जबकि आंतरिक परत डेंटाइन कहलाता है। आंतरिक परत क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत इनामेल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो दांत का इनामेल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो दांत का इनामेल होता है, जो किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। इनामेल दांतों को क्या करता है छोटू? तो दांतों की रक्षा करता है। दांतों की रक्षा करता है। मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं। मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर की संख्या 8 है, केनाइन की संख्या 4 है, प्रीमोलर की संख्या 8 है और मोलर की संख्या 12, जिसमें निचले ज्वार में 4 और ऊपरी ज्वार में 4। केनाइन की संख्या नीचे 2 और ऊपर 2। इसी प्रकार उन लोग भी है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। बचपन अवस्था में जो दूध की दांतों निकलते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। दूध की दांत झड़ने के बाद फिर नए दांत निकलते हैं, जो पुनः नहीं बनते हैं, लेकिन दूध के दांत झड़ जाते हैं। उनके बाद नए दांत बनते हैं, जो 32 होते हैं। और दूध के दांतों की संख्या कितनी? 20, जो झड़ जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के जीवन काल में कुल दांत कितने निकलते हैं? तो 52। कितने? तो 52। अब कहा जाती ग्रसनी। ग्रसनी मुख्य वाह का पिछला भाग है। मुख्य वाह का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख्य वाह का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होता है। मुख्य वाह है, मुख्य वाह का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? तो 2, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार क्या है? तो जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार जो है आहार नाल के ग्रास नली में खुलता है, तो निगल द्वार। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार एक श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसे रचना होती है, जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। अब यही जब कभी कभी नहीं ढका पाता है तो चावल के दाने वो हमारे श्वास नली में चल जाता है, जो छींकने के बाद हमारे नाक द्वारा बाहर आता है। तो ग्रसनी के कितने छिद्र है? ग्रसनी में 2 छिद्र है, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार में
निगल द्वार आगे किस में खुलता है? तो ग्रास नली में। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लॉटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। ग्रास नली यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। कौन? ग्रास नली। यह नली के समान होता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिंकुरन या शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे कर्माकुचन कहते हैं। ग्रास नली में भोजन हमारे तरंग की तरह सिकुरन या फैलाव की तरह फैलाव शुरू हो जाता है। इस क्रिया को कर्माकुचन कहते हैं। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन कहां पहुंच जाता है? अमाशय में। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। पाचन के ग्रास नली के बाद भोजन कहां पहुंचता है? तो अमाशय में। अमाशय क्या है? तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। कौन? अमाशय। अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहां होता है? तो अमाशय में। प्रोटीन की पाचन कहां होता है? तो अमाशय में। इसके अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन क्या होता है? तो अमाशय में होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा, कॉर्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, कॉर्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो कीटाणुओं को मार देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। कीटाणुओं को मार देता है HCl अम्ल और भोजन को अम्लीय बना देता है। अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है। रेनिन जो है दूध को दही में बदल देता है तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अब गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। भोजन अब गाढ़े लेई की तरह हो जाए जिसे काइम कहते हैं। काइम अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। काइम है जो अमाशय से कहां पहुंचता है? तो छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत की बात कहा जाए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। याद रखिएगा, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्राहनी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग, ग्राहनी, जेजुनम तथा इलियम। ग्राहनी छोटी आंत का पहला भाग होता है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है और छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। अधिकांश भाग क्या होता है? इलियम होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है और पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहां होता है? तो छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत, अग्न्याशयी रस तथा आंत्र रस के स्राव से होता है। यकृत, लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में उपस्थित रहता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है।
यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त पित्ताशय नामक एक छोटी थैली के आकार में जमा होता है। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होता है। यकृत कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है। यकृत कोशिकाओं से किसका स्राव होता है? तो पीत रस का स्राव होता है। स्रावित पित्त पित्ताशय नामक एक छोटी थैली के आकार में आकर जमा होता है। पित्ताशय, देखिए पित्ताशय, इससे यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा होता है। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। क्योंकि पित्त क्षारीय होता है, इसका रंग गाढ़ा और हरा होता है। यह एंजाइम न होते हुए भोजन के पाचन में सहायक होता है। कौन? पित्ताशय। पित्त के दो कार्य। तो पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम, पित्त जो है अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को, अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। भोजन को क्षारीय बनाने में किसका देन है? तो पित्त का। हमारे अमाशय से ग्रहणी में भोजन कैसा आता है? तो अम्लीय कायम। अम्लीयता को नष्ट करके उसे क्षारीय बनाने का कौन कार्य करता है? तो पित्त, ताकि अग्नसाई रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा के विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम इस पर आसानी से क्रिया कर सके। आग्नेयाशय, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जो आग्नेयाशय कहलाती है। अग्नाशय से तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तीनों को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा देता है। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम शामिल होता है। कौन कौन? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। देखिएगा, ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन। एमाइलेज, यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज, यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई के द्वारा होता है, और भोजन अवशोषण के बाद रक्त में मिल जाता है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक वितरित कर देते हैं, और छोटी आंत के कायम और भी तरल हो जाता है, जिसे चाइल कहा जाता है। बड़ी आंत की बात कहा जाए तो छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। बड़ी आंत दो भागों में बटी होती है, एक भाग कोलन तथा दूसरी भाग मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर अपेंडिक्स होती है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे क्या पाया जाता है? तो अपेंडिक्स याद रखिएगा, लेकिन मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण किस में होता है दोस्तों? तो बड़ी आंत में होता है। अंत में अपना भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पे रेक्टम या मलाशय में जमा होता है, और जो समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकले। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर का, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, तो आप मैसेज कीजिएगा नंबर पे 730111 8809 पे, आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस चैप्टर का मूल बिंदु देख लीजिएगा। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है और दिन में होती है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का C6H12O6 होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6। कार्बन भी कितने होते हैं? तो 6 ही होते हैं।
मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते हैं। दांत का सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। दांत का सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन होता है। मनुष्य के आहार नल का पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन होता है। स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। मतलब स्वपोषी के लिए 4 चीज चाहिए: क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। कवक मृतजीवी पोषण पाया जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसको द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। पित्त यकृत से स्रावित होता है। पित्त किससे स्रावित होता है? यकृत से। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। छोटी आंत या क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। मनुष्य का आहार नाल में अपेंडिक्स एक अपसेसी अंग है। अम्बीवा में कूटपद पाया जाता है। अम्बीवा अपना भोजन कैसे पकड़ पाता है? तो कूटपद की सहायता से। अम्बीवा अपना भोजन कूटपद द्वारा पकड़ता है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे लघुतरीय प्रश्न जो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। अगर इसका पैकेज चाहिए, पीडीएफ चाहिए निकलवाना है तो मैसेज कीजिएगा या रवि ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा।